ओके, तो चैप्टर का नाम था हमारा ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन मेटल्स। ओके, तो मैंने आप लोग को समझाया था कि भाई क्या होता है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन मेटल्स। तो बताइए ट्रांजिशन मेटल्स मतलब कौन से ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, और इनर ट्रांजिशन मतलब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स? द एलिमेंट in which the valence electron enters the penultimate, क्या बोलना है वहां पर, penultimate, सॉरी हाँ penultimate, ओके, penultimate d orbital, गॉट इट। ये डेफिनेशन होती है डी ब्लॉक की। क्या होती है डी ब्लॉक की डेफिनेशन? the elements in which the valence electron enters the penultimate d orbital, penultimate मतलब n-1 d orbital। then f block elements की definition क्या थी? the elements in which the valence electron enters the pre-penultimate f orbital, pre-penultimate मतलब n-2 f orbital। फिर हम लोगों ने देखा था डी ब्लॉक एलिमेंट्स की पोजीशन। तो पोजीशंस के बारे में बताइए, कहा क्या होती है पोजीशन? इट इज प्रेजेंट इन द middle of the periodic table in between the highly electropositive S block and highly electronegative P block. Then it belongs to which group? कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है वो? ग्रुप नंबर 3 to 12. Then it belongs to which period? 4 to 7th period. And total number of D block elements are 40. In each period, how many elements are present? 10 elements are present in each period. Okay, and depending on this period, आपके जो D block elements होते हैं, they are again classified into 4 types. That is, first transition series, second transition series, third transition series, and fourth transition series. And if we talk about the groups, so on the basis of groups, आपके D block elements divided into 2 types, transition and non-transition, not inner transition। कौन से होते हैं? Transition and inner transition metals, sorry transition and non-transition metals। तो transition metals क्या होते हैं? The elements which contains the incompletely filled d orbitals are called as a transition metals। And what are non-transition metals? The elements which contains the completely filled d orbitals are called as transition metals, sorry non-transition metal। तो non-transition metal मतलब कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हो जाएंगे? ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट से कैसे हो जाएंगे? नॉन ट्रांजिशन। ओके, कौन से? ग्रुप नंबर 12। और बाकी बचे हुए मतलब कौन से ग्रुप से लेकर कौन से ग्रुप तक? 3 से लेकर 11 तक, इनको हम क्या कहेंगे? ओके, फिर हम लोगों ने देखे थे एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ओके, तो बताओ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन होते हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ओके, इसको याद करना बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, एक सिंपल सा ये वाला ध्यान में रखना, 5 का स्कर्टी वक्र मन फे को नी कु झन, ऐसे सुर लगाकर बोलना है। ठीक है, राइम। ओके, स्कर्टी वक्र मन फे को नी कु झन, गेट इट? ऐसे बोलना है, उसको समझ में आ गया? तो ये फर्स्ट रो एलिमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए उसको याद कर लो। कौन से? क टी वक्र मन फे को नी कु झन। और इनके एटॉमिक नंबर पता है ना, कहां से स्टार्ट होते हैं? 21। सो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। फिर इन लोगों के हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख लिए थे। चलो बताओ स्कैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए स्कैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जब बोलोगे तो इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप लोगों के 3p6 तक कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 3p6 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन्स कौन से एलिमेंट में प्रेजेंट होते हैं? एरेगॉन। तो इसीलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, कैसे? एरेगॉन 18। समझ में आ रहा है?
और फिर इसका आउटर मोस्ट लिखेंगे। तो जैसे स्कैनेडियम का क्या होगा, एरेगॉन 18 3d1 4s2। ओके, मैंने कल ही बताया था आप पहले 4s लिखो या फिर बाद में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है, क्योंकि भरना पहले कौन सा है, कौन पहले भरेगा, 3d या 4s, 4s ही भरेगा। हालांकि वो इसका एनर्जी लेवल 4 है और डी का एनर्जी लेवल 3 है, इसके बावजूद पहले कौन भरा जाएगा, 4s ही भरा जाएगा। समझ में आ रहा है, डन। हाँ, तो देन स्कैंडियम का ये हो गया, तो फिर टाइटेनियम का क्या होगा, एरेगॉन 18 3d2 4s2। उसके बाद में वैंडियम का एरेगॉन 18 3d3 4s2। देन क्रोमियम का एरेगॉन 18 3d5 4s1। एक्चुअली वो होना क्या चाहिए था 3d4 4s2, बट होता कैसे है 3d1 4s, सॉरी 3d5 4s1। और ऐसा क्यों होता है, कल ही हमने देखा था, क्यों होता है बताइए, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी नहीं है, क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। कब गेन करेगा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, जब उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट या तो कंप्लीटली फील्ड हो या तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड हो, तब वो क्या गेन करता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। इसीलिए क्रोमीन 3d4 4s2 की जगह पर क्या दिखाएगा, 3d5 4s1 दिखाएगा। देन क्रोमियम के बाद में मैग्नीज। ओके, तो मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 3d5 4s2। आर्गन का, सॉरी मैग्नीज के बाद में आयरन, तो आयरन का बताओ क्या होगा, आर्गन 18 3d6 4s2। आयरन के बाद में कोबाल्ट, उसका आर्गन 18 3d7 4s2। उसके बाद में नेक्स्ट निकेल, निकेल का क्या होगा, आर्गन 18 3d8 4s2। फिर कौन आ रहा है, कॉपर, कॉपर का क्या होगा, आर्गन 18 3d10 4s1। यहाँ पर भी वही चीज हो रही है जो किसके साथ हुई थी, क्रोमियम के साथ में हो रही थी। ओके, हाँ, देन फाइनली कौन आएगा, जिंक, क्या होगा, आर्गन 18 3d10 4s2। गॉट इट, डन। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या पढ़ना, अब इसके बाद में नेक्स्ट जो चीज हम लोग को करनी है वो क्या है, आप लोगों के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। अगर आपको किसी ने पूछा कि भाई व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, तो आप क्या लिखोगे, ns 1 to 2, ns 1 to 2, वो 1 - 2 नहीं गधो, वो 1 to 2 है। ओके, तो क्या होगा वो ns 1 to 2 n-1 d 1 to 10। ओके, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा किसका, डी ब्लॉक का। क्या है, ns 1 to 2 n-1 d 1 to 10। उसके बाद में फिर हम लोगों ने हर एक सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा। सबसे पहला फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जिसको हम कौन सा सीरीज कहते हैं, 3D सीरीज, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s 1 to 2 3d 1 to 10। देन नेक्स्ट कौन सा, सेकंड रो, सेकंड रो को कौन सा सीरीज कहा जाता है, 4D सीरीज, उसका 5s 1 to 2 4d 1 to 10। उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा, थर्ड सीरीज, थर्ड सीरीज को 6D सीरीज कहते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5D सीरीज कहते हैं, 6s 1 to 2 5d 1 to 10। देन फोर्थ सीरीज, उसको क्या कहते हैं, 6D सीरीज, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7s 1 to 2 6d 1 to 10। तो ये सारे सीरीज के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए, बराबर है। यहां तक हम लोगों ने कल तक देख लिया था। तो आज हम जो देखेंगे वो रहेगा आप लोगों का ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या रहेगा वो, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट टी ब्लॉक पढ़ते टाइम भी हम लोगों ने देखे थे। ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। ओके, ये चार्ज होता है किसी भी एटम के ऊपर, जब वो कब मिलेगा, आफ्टर द रिमूवल ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो भी कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि अनपेयर्ड होते हैं।
गेट इट, पेयर्ड वाले नहीं। ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज नथिंग बट द चार्ज ऑन एन एटम, ठीक है, आफ्टर द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। जो चार्ज आपके एटम के ऊपर बचेगा इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के बाद में, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्चुअली देखिए, आप लोगों को पता है कि जब भी हम एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है। वो चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। निगेटिव चार्ज कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड किया जाएगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, कि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट में चार्ज हमेशा पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव नहीं रहेगा। वैसे वो निगेटिव भी हो सकता है, जो हम पी ब्लॉक में भी देख चुके, बट क्योंकि ये मेटल है तो मेटल में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को हमेशा रिमूव किया जाएगा, उसमें ऐड किया नहीं जाएगा। तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। पी ब्लॉक में हमने देखा था, पी ब्लॉक में निगेटिव भी था, कभी कभार पॉजिटिव भी था, वो डिपेंड कर रहा था। बट यहाँ पर आप लोग को हमेशा कैसे दिखाई देगा, पॉजिटिव दिखाई देगा। व्हाट इज डन। अब ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये किस पर डिपेंड करता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करता है सिर्फ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं स्कैंडियम का। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 21, और इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, एरागोन 18, 3d1, 4s2, बराबर है। अब 3d में आप लोग को पता है ना कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 में से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। और 4s में आप लोग का कितना ऑर्बिटल होता है, एक ही होता है, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। बट फोर्थ ऑर्बिट में आपको पता है कितने सब ऑर्बिट होते हैं, फोर्थ ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट होते हैं, 4 सब ऑर्बिट होते हैं, जिसमें से पहला कौन सा है, 4s। 4s के बाद में 4p आता है, 4p के बाद में 4d आता है, और फिर 4f भी आता है। तो ये जो 4p है या 4d है, ये सब के सब कैसे हैं, वैकेंट है, बराबर है, सबके सब कैसे है, वैकेंट है। अब मुझे बताओ, मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कौन से रिमूव होंगे, जो अनपेयर्ड है। अगर हमने ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, जिसको हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहा जाता है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी एटम जब कंपाउंड तैयार करता है, मतलब दूसरे एटम के साथ बॉन्ड तैयार करता है, ठीक है, तब वो एटम कैसा होना चाहिए, एक्साइटेड होना चाहिए, है ना। देन जैसे मैंने आपको समझा था कि भाई बॉन्ड तैयार होना मतलब शादी करना है, शादी करने के लिए हम लोग को पहले एक्साइट तो होना पड़ेगा, शादी करने के लिए, हाँ मेरे को शादी करनी है, शादी करनी है, तब जाकर शादी होती है, ठीक है ना। उम्र के बाद में नहीं होती, उम्र के साथ साथ तो एक्साइटमेंट आ जाती है तो हम शादी कर लेते हैं, बाद में पछताते ही अलग बात है, ठीक है। देन तो वो एक होता है कि भाई जब तक हम लोग को बॉन्ड तैयार करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा। अगर हम ग्राउंड स्टेट में रहेंगे, जैसे आप लोग अभी ग्राउंड स्टेट में हो, आप लोग को लगता है कि शादी करें, नहीं लगता। आप लोग को ऐसा मैं कभी जिंदगी भर शादी ना करूं, बराबर है, सही है ना, सही है ना, मेरे को भी वही लगता था, ठीक है, डर कि मैं जिंदगी भर शादी ना करो। लेकिन जैसी उम्र आ गई तो मेरे को लगा अरे यार शादी करनी पड़ेगी अभी, ठीक है ना, डर। तो वो होता है, उम्र के साथ साथ हम एक्साइटेड हो जाते हैं। तो बॉन्ड तैयार करने के लिए एक्साइट होना जरूरी है, और राइट नाउ ये एलिमेंट कहाँ है, ग्राउंड स्टेट में, और ग्राउंड स्टेट में होगा तो ये बॉन्ड तैयार नहीं करेगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा। अब भाई जब मैं एक्साइटेड स्टेट में जाऊंगा तो आपको क्या लगता है, मेरा एनर्जी लेवल कम रहेगा या ज्यादा रहेगा, हाँ एक्साइटेड स्टेट में रहूंगा तो ज्यादा रहूंगा। अब मेरा जब एनर्जी लेवल ज्यादा होगा तो ये एनर्जी लेवल को मैं यूज करूंगा, काय के लिए यूज करूंगा, ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, आपको पता है ना, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, अनपेयर्ड करने के लिए। ध्यान दीजिए, अगर मैं सिर्फ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में शादी करने निकल गया होता, ठीक है, तो मैं, मेरे पास कितना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1, तो मैं कितना बॉन्ड तैयार कर सकता था, 1, बराबर है, मतलब मैं एक ही शादी कर सकता था। लेकिन अगर मैं ज्यादा एक्साइट हो गया तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे दो अनपेयर्ड, दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर मैं इसको अनपेयर्ड करूंगा, यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, बराबर है। हालांकि यहाँ से यहाँ शिफ्ट नहीं होता है, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है, पता है ना, 4s के बाद में भरता है ना, हाँ तो 4s पहले होता है। एक काम कर लेता हूँ, मैं पहले इसको इधर ही लिख लेता हूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। इधर मैं 3d लिख लेता हूँ, 3d बाद में भरा जाता है, ये ध्यान में रखना है। हाँ, तो ये 4s के जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा इधर में, बराबर है। अभी कितनी शादियां कर पाऊंगा, 3 शादियां कर, तो बताइए, बताओ एक शादी करना अच्छा है या 3 शादियां, वेरी गुड। क्या एक शादी संभलनी नहीं होती और 3 शादी करने के लिए बोल रहे हो, हाँ ऐसा नहीं होता है बेटा, ऐसे कैसे चलेगा। तो ये होता है कि क्या होता है यहाँ पर कि भाई एक्साइट होगा
तो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, अनपेयर्ड, राइट। अब भाई 3 शादियां जैसे करेगा तो आपको क्या लगता है तीनों शादी एक साथ करेगा क्या, वो नहीं, 1 बाय 1 करेगा, ठीक है। लेकिन क्या हो गए, ये जो इलेक्ट्रॉन था 4s वाले 2 इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब ये 2 भाई है सगे, तो भाई इनका तो कहना है कि भाई हम लोग शादी करेंगे तो साथ में करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो फिर यहाँ कितनी शादियां हो जाएंगी, 2, और फिर ये बेचारा 3D बचेगा, ठीक है अब मैं कर लूंगा, ठीक है, डन, समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि जो सबसे पहला ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है, वो क्या होगा। देखिए अगर मैंने इसको अनपेयर्ड कर लिया होता, ठीक है, डन, और अनपेयर्ड करने के बाद में फिर हम ये सोचते थे कि ये 1 बाय 1 रिमूव होता था, ठीक है, सबसे पहले ये रिमूव हो गया होता तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता था, +1, कौन सा चार्ज आ जाता था, +1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो एक चार्ज आ जाएगा, वो भी प्लस में आएगा ना, प्लस में क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, तो इसीलिए जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो +1 आएगा, फिर दूसरा हो जाएगा तो, और जब तीसरा भी हो जाएगा तो, बराबर है। बट क्या बोला था मैंने कि ये s के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ये क्या करने वाले हैं, शादी करेंगे तो एक साथ ही करेंगे, मतलब निकलेंगे तो एक साथ ही निकलेंगे, तो यहाँ +1 तैयार हो सकता है क्या, नहीं, क्या तैयार होगा, सिर्फ +2, गॉट इट, डन। तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होगा, +2, और +2 कब तैयार होगा, जब 4s के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अनपेयर्ड या रिमूव होंगे, ओके। ड्यू टू द रिमूवल ऑफ 4s इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2, एंड ड्यू टू द रिमूवल ऑफ कौन सा इलेक्ट्रॉन, 3d इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3, बराबर है, डन, समझ में आ रहा है। तो ये होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये हो गया स्कैंडियम का, ठीक है, तो स्कैंडियम के कितने ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गए आप लोग को, 2, कौन कौन से, +2 मिल गया और +3 मिल गया, बराबर है। अब स्कैंडियम के बाद में कौन है हमारा, टाइटेनियम, ओके। तो टाइटेनियम में देखिए टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, सॉरी एटॉमिक नंबर 22, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18, 4s2 3d2। अब बताओ इसका पहला ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, 4s से, और 4s में जो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे पेयर्ड वो कैसे निकलेंगे, एक साथ निकलेंगे, तो कितना होगा, +2 आ जाएगा। अब 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, पेयर्ड रहेंगे अनपेयर्ड, अनपेयर्ड, तो ये 1 बाय 1 निकलेंगे एक साथ, 1 बाय 1, तो जब इसका 3d का पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितना हो जाएगा, +3, बराबर है, क्योंकि +2 तो ऑलरेडी निकलेंगे, तो अब कितना हो जाएगा, +3, और फिर जो दूसरा इलेक्ट्रॉन रहेगा वो निकलेगा तो +4, समझ में आ रहा है आपको, ओके। तो टाइटेनियम की कितने ऑक्सीडेशन स्टेट हो गए, 3, कौन कौन से, +2 +3 +4, फिर टाइटेनियम के बाद में कौन आ जाएगा, वैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 23, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा Ar18 4s2 3d3। तो बताओ सबसे पहला ऑक्सीडेशन स्टेट +2, क्योंकि ये s वाले निकलेंगे, फिर अभी d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है, ये तीनों कैसे रहेंगे, अनपेयर्ड, तो ये कैसे निकलेंगे, 1 बाय 1, ओके। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बनाएगा, +3, दूसरा निकलेगा तो, और तीसरा निकलेगा तो +5, गॉट इट, समझ में आ रहा है। अब आ रहा है हमारा क्रोमियम, एटॉमिक नंबर 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar18 4s1 3d5, ओके। हालांकि यहाँ पर आप लोग को ये ध्यान में आ रहा है कि यहाँ 4s में एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड ऑलरेडी, तो ये +1 तैयार करेगा, बराबर है। बट यहाँ पर ध्यान में रखना क्रोमियम +1 शो नहीं करता है, दिमाग में रख लेना, ठीक है, ये +1 शो नहीं करेगा, हालांकि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही शो करता है, बट जब बारी आती है इलेक्ट्रॉन को निकालने की तब ये 4s के जो इलेक्ट्रॉन जो उसने दे दिया था 3d को ये वापस ले लेगा और ये एक साथ ही रिलीज करवाएगा। तो जब ये एक साथ रिलीज करवाएगा तो क्या होगा, +2 ही होगा, ये +1 शो करेगा क्या, नहीं करेगा, ओके, डन। तो ये ध्यान में रखना है ये +1 शो नहीं करेगा, एक्चुअली इसने करने को होना था जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बट ये ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है, इसके पीछे रीजन है, बट अभी वो हमारे बियॉन्ड स्कोप है, इसीलिए हम उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बस आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि क्रोमियम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से क्या दिखाना था, +1 दिखाना था, वो +1 शो नहीं करेगा बल्कि वो +2 ही शो करेगा। अब +2 शो करेगा मतलब ये जो एक इलेक्ट्रॉन था 5 वाला ये यहाँ पर आ जाएगा, अब इसके पास कितने बचे, 4, अब ये कैसे रिमूव होंगे, 1 बाय 1, तो क्या मिलेगा फिर +2 के बाद में नेक्स्ट +3, देन +4, देन +5, देन
+6 गॉट इट डन। अब क्रोमियम के बाद में कौन आएगा? मैग्नीज। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एरागोन 18 4s2 3d5। अब बताओ इसका पहला ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +2 होगा। और इसके पास अभी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 5, जो कैसे निकलेंगे? 1 by 1। तो बताओ सबसे पहला निकलेगा तो +3 ओके, दूसरा निकलेगा तो +4, तीसरा निकलेगा तो +5, चौथा निकलेगा तो, और पांचवा निकलेगा तो +7 गॉट इट डन। अब इसके बाद में नेक्स्ट कौन आता है? आयरन ओके डन। तो आयरन का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एरागोन 18 4s2 3d6 ओके। अब 3d6 बोल रहा है। सबसे पहले पहला ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा? +2 बराबर है, जो कि 4s है। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 कैसे रहेंगे? 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कैसे पेयर्ड है। अब बचे कितने? मतलब अनपेयर्ड कितने? 4 ही है। तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 4 ही निकलेंगे। ठीक है, तो पहला निकलेगा तो क्या बनेगा? +3, दूसरा निकलेगा तो +4, तीसरा निकलेगा तो +5, और चौथा निकलेगा तो +6। ये +7 और +8 शो करेगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? पेयर्ड अप हो रहे हैं। गेट इट डन। आयरन के बाद में नेक्स्ट कौन आएगा? कोबाल्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एरागोन 18 4s2 एंड 3d7 ओके। अब यहाँ पर सबसे पहला ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा मिलेगा? +2 ही मिलेगा। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, जिसमें से 4 पेयर्ड रहेंगे। क्या रहेंगे? 4 पेयर्ड रहेंगे। तो अनपेयर्ड कितने हैं? 3, जो कि कैसे निकलेंगे? 1 by 1 ओके। तो पहला निकलेगा तो क्या बनेगा? दूसरा और तीसरा +5 गॉट इट, समझ में आ रहा है? अब उसके बाद में नेक्स्ट कौन आएगा? निकेल। एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एरागोन 18 4s2 3d8। सबसे पहला ऑक्सीडेशन स्टेट +2 बराबर है। अब यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने डी में? 8 रहेंगे। तो कैसे रहेंगे? 6 पेयर्ड और 2 अनपेयर्ड। मतलब ये ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा? 2, जो 1 by 1 निकलेंगे। तो पहला निकलेगा तो +3 और दूसरा निकलेगा तो +4। क्लियर डन। अब इसके बाद में निकेल के बाद में आता है कॉपर। एटॉमिक नंबर 29। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एरागोन 18 4s1 3d10 बराबर है। अब यहाँ पर बताओ, अब क्रोमियम जैसे अगर आपने सोचा होता, इसके जैसा क्रोमियम जैसा, ठीक है, तो क्रोमियम जैसा अगर यहाँ पर होता तो इसका पहला ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनना था? +2 ही बनना था। और उसके बाद में फिर क्या बनना था? +3 बनना था बराबर। बट यहाँ पर भी ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पर इसके बिल्कुल उल्टा होता है। क्या? जैसे दिखाई दे रहा है वैसे होगा। मतलब क्या? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है अनपेयर्ड, जो कि कहाँ दिख रहा है? 4s1। तो 4s1 का एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बनाएगा? ये +1 ओके, ये +1 दिखाएगा। और दूसरी केस में वही होगा जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में शो होगा। मतलब नॉर्मल वाले, नॉर्मल वाला क्या होता था? 4s2 3d9। तो यहाँ पर क्या हो जाते थे? 2 इलेक्ट्रॉन s से निकल जाते थे +2। बट ये +3 शो नहीं कर सकता। ठीक है, ये सिर्फ 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। कौन सा? +1 एंड +2। अच्छे से दिमाग में डाल दीजिए, 2 ही शो करेगा कॉपर। कौन सा? +1 और +2। ये +3 शो नहीं करेगा। गॉट इट, समझ में आ रहा है? लेटर ऑन। अब ये भी क्यों होता है, ये भी आप लोग हायर क्लास में जाओगे तब पढ़ लोगे। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट की वजह से वो सारी चीजें हो जाती है। देन कॉपर के बाद में आ जाता है आपका जिंक 30। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा एरागोन 18 4s2 3d10। तो बताओ इसका क्या होगा? +2। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10, मतलब सारे के सारे पेयर। तो ये हो सकते हैं क्या रिमूव? नहीं, मतलब ये +2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। गेट इट, समझ में आ गया? ओके हाँ,
लेटर ऑन नेक्स्ट। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, समझ में आ गए? ओके, तो अब इसके ऊपर सबसे पहला सवाल, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो सब में दिखाई दे रहा है, +2 is the common oxidation state, which is the element which shows the maximum number of oxidation state। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर रहे हैं? मैग्नीज। टोटल कितने ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है वो? कितने? गिनो ना। 1 2 3 4 5 6। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट is shown by the मैंगनीज। टोटल कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है वो? 6। देन मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है इसमें? +7 विच इज शोन बाय द मैंगनीज। ठीक है, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर रहा है? +1 विच इज शोन बाय द कॉपर। गेट इट डन? अब यहां पर आप लोगों ने कुछ वर्ड सुने होंगे, बराबर है? डन? राइट? क्यूप्रस और क्यूप्रिक, फेरस और फेरिक, ये सुने ना? फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड। ओके, अब भाई ऐसे अगर आपको नाम बताए गए तो हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे? क्योंकि देखिए जनरली फॉर्मूला लिखने के लिए आप लोग को वैलेंसीज पता होनी चाहिए। वैलेंसीज मतलब ही ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इज नथिंग बट द काइंड ऑफ द वैलेंसी। अब आप यहाँ देख पा रहे हो कि भाई ये जो एलिमेंट्स है ये एक से ज्यादा वैलेंसी शो कर रहे हैं, है ना? तो अगर मैंने फेरस क्लोराइड कहा, तो फेरस क्लोराइड अगर मैं बोलूंगा, फेरस मतलब आयरन, तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट तो +2 +3 +4 +5 +6 तक है। तो फिर यहाँ मैं फेरस की वैलेंसी क्या लू? 2 लू, 3 लू, 4 लू, 5 लू या 6 लू? सवाल आएगा ना? बराबर है? तो इसके लिए भी तरीका होता है। क्या होता है यहाँ पर आप दोनों पर्टिकुलरली एग्जाम्पल देखोगे तो इस दोनों एग्जाम्पल में आप लोग को दो वर्ड दिखेंगे, एक अस और दूसरा एक। तो अस हम जनरली कब लिखते हैं? हायर ऑक्सीडेशन, सॉरी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अस कब लिखा जाता है? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। और इक कब लिखा जाता है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए कॉपर के केस में तो इसको देखना बहुत ही आसान हो जाएगा कि भाई कुप्रस कौन है और कुप्रिक कौन है। कुप्रस कब रहेगा? जब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रहेगा। और कुप्रिक कब बोलेंगे हम? जब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रहेगा। अगर मैंने बोला क्यूप्रस क्लोराइड तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप? क्यूप्रस क्लोराइड CuCl, क्योंकि क्यूप्रस मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +1 मतलब वैलेंसी 1। और क्लोराइड मतलब क्लोरीन, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 ही होती है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? CuCl। लेकिन अगर मैंने क्यूप्रिक क्लोराइड कहा तो फॉर्मूला क्या बनेगा? CuCl2। बराबर है? ये तो है। बट सवाल हम लोगों का कॉपर के लिए नहीं है, क्योंकि कॉपर में दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1 और +2। इसीलिए आप +1 को क्या बोलोगे? क्यूप्रस, और +2 को क्यूप्रिक। सवाल आएगा आयरन के केस में कि मैं फेरस और फेरिक किसको कहूँ? हाँ हाँ, फेरिक 3 को, +3 को, ये पता है हम लोग को। ठीक है, तो फेरस 2 को और फेरिक 3 को। ठीक है, ये आप लोग को पता है। फेरस मतलब आयरन का वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होना चाहिए? +2। और फेरिक मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। अब मेरा सवाल, ठीक है, फेरस क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है और फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? बताओ। फेरस क्लोराइड का फॉर्मूला FeCl2 होगा, और फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला FeCl3 होगा। अब अगर मैंने आपको सवाल पूछा इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, विच वन इज द मोस्ट स्टेबल, तब आप मुझे FeCl3 ज्यादा स्टेबल है, सही है। क्यों? अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा वो स्टेबल होता है, ऐसा रहता है क्या? अब अगर आपको सवाल पूछा कि भाई आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 +4 +5 +6 है, इसमें से स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, तो आप बता सकते हो? +6 मतलब सबसे हाईएस्ट वाला ऑक्सीडेशन स्टेट ये ज्यादा स्टेबल होता है, सही है। अब भाई हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे शो करना है तो मुझे उतने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे ना।
इलेक्ट्रॉन निकालना है तो फिर क्या होगा, एनर्जी ज्यादा लगेंगी ना, बराबर है। और जितनी ज्यादा एनर्जी मैं किसी चीज को लगाऊंगा तो वो स्टेबल हो गया, अनस्टेबल। हाँ, तो फिर आप तो मेरे को कुछ अलग ही बताओ। +2 ज्यादा स्टेबल होता है, वाई? कम एनर्जी लग रही है, ओके। तो देखिए, ऑल द मैजिक लाइज हियर इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडाइज्ड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ऑक्सीडाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर अगर मैं फेरस और फेरिक, फेरस मतलब क्या होता है, पहले तो हम आयरन, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। आयरन का 26 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एरेगॉन 18, 4s2, 3d6, ये होता है। अब मैं फेरस अगर बोलूंगा, फेरस का मतलब Fe के ऊपर, फेरस मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हाँ, तो आप क्या करेंगे, Fe के ऊपर +2 का चार्ज दे देंगे। +2 का चार्ज मतलब इसमें से क्या किया गया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं रिमूव करूंगा तो वो कहां से रिमूव होंगे, एरेगॉन 18 से होंगे क्या, नहीं, वो तो एज इट इज रहेंगे। कहां से होंगे, 4s2। मतलब यहाँ पर क्या बनेगा अभी, 4s0, 3d6, ये होता है किसका, Fe2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं फेरिक बोलता हूं तो फेरिक का मतलब क्या होता है, Fe के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा फिर, 3 पॉजिटिव चार्ज मतलब मैंने क्या कर लिया, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए। ये 3 इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होंगे, पहले दो 4s से और एक 3d से, तो फिर क्या बचेगा, 4s में 0 और 3d में 5। अब इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है कौन सा, 3d, 3d है ना, 4s तो है पर 4s के पहले कौन आ रहा है, 3d, 4s तो 0 ही था। 3d, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 मतलब ये कैसा है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड। और जब चीजें एग्जैक्टली हाफ फील्ड होती है तो वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को गेन करता है। तो यहाँ स्टेबल कौन होगा, फेरस या फेरिक, फेरिक ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आ रहा है? तो आप